तो हिंदुस्तानी मानस पॉइंट पे आप लोगों का स्वागत है। हालांकि आप लोगों के जज्बे को सलाम। मौसम ख़राब होते हुए भी आप लोग इतनी भारी संख्या में आए और भी जो है पहुँचे। तो आज हमारा भाषा विज्ञान का ये जो क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और जो लोग नहीं आ पाए हैं वो लोग वीडियो में ज़रूर देख लेंगे इसको, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक शेयर करने में पैसा नहीं लगता है और मेरा ये चैनल ऐसा है कि फ्री क्लास है, तो सब्सक्राइब करने का भी तो कोई ऐसा तो चार्ज है नहीं। चाहे जितनी बार देखिए, बार बार देखिए, 1000 बार देखिए, देखने की चीज़ है ना। तो फिलहाल देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो समय है वो समय जो है 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक है। 1000 ईस्वी से लेके अब तक है। ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो भाषाएं हैं ये कहीं न कहीं आप देखेंगे कि जो मध्यकालीन आर्य भाषा का अंतिम रूप है, अंतिम पड़ाव है, अंतिम चरण है, जिसे हम क्या कहते हैं, अवहट्ट। ठीक है, अवहट्ट। और अवहट्ट से पहले कौन आया है? अपभ्रंश। तो जो अपभ्रंश, कई प्रकार के अपभ्रंश हैं, उन्हीं अपभ्रंशों से ही ये निकले हुए। ठीक, अब विद्वानों ने इस पर रिसर्च किया, अलग अलग विद्वान इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हार्नले महोदय ने जो है 1880 ईस्वी में इसका विभाजन किया, इसका वर्गीकरण किया। और हार्नले महोदय ने बताया कि ये जो है इसको हम 4 भागों में बांट के अध्ययन कर सकते हैं। पहला जो है उन्होंने पूर्वी गौड़ियन नाम दिया, और पूर्वी गौड़ियन के तहत पूर्वी हिंदी, बंगला, असमिया, उड़िया, यानी जो पूरब का देश है, भारत के जो पूरब साइड में जो देश हैं उन देशों में बोली जाने वाली भाषा को पूर्वी गौड़ियन नाम देते हैं। और उसमें पूर्वी हिंदी, इसमें आपको पता है कि पूर्वी हिंदी तहत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आ जाती है। उसके बाद बंगला, फिर असमिया और उड़िया, इनको जो है इसके तहत पूर्वी गौड़ियन के तहत रखा। दूसरी है पश्चिमी गौड़ियन। तो पश्चिम के जो देश हैं उनको लिया गया। तो पश्चिम में जैसे कि आपको पता है गुजरात वगैरह, राजस्थान वगैरह कहाँ है, भारत के मैप में पश्चिम साइड में है। तो पश्चिमी गौड़ियन के तहत पश्चिमी हिंदी, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, दक्षिणी हिंदी इत्यादि। राजस्थानी का भी कई रूप मिलता है। ठीक है, आपने देखा जयपुरी न, मालवी, मेवाती। ठीक है, तो ये है गुजराती, हिंदी और सिंधी तथा पंजाबी। ये जो है ये सब पश्चिमी गौड़ियन के तहत आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उत्तरी गौड़ियन। तो उत्तर में आपको पता है कि नेपाल और गढ़वाल या उत्तराखंड वगैरह कहाँ है। लेकिन नक्शे के हिसाब से दिमाग में रखिए, अगर भारत का मैप दिमाग में होगा तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं कौन पूर्वी में आएगा, कौन पश्चिमी गौड़ियन में आएगा। तो उत्तरी गौड़ियन में गढ़वाली, ठीक है, गढ़वाली जो कि कहाँ की है, गढ़वाल की है। गढ़वाल कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में है। ठीक है, नेपाली, उसके ऊपर जस्ट नेपाल है। ठीक है, और उसके बाद जो जितने भी पहाड़ी टाइप की बोलियां हैं वो पहाड़ी हिंदी का आपको पता भी है, गढ़वाली और कुमाऊनी भी आती है। कुछ लोग उसको नेपाली को भी इसमें देते हैं, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उत्तरी गौड़ियन के तहत गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी हिंदी आती है। ठीक है, नेपाली, इन्होंने गढ़वाली को अलग कर लिया है, लेकिन जबकि गढ़वाली भी पहाड़ी के ही अंतर्गत और विद्वानों ने बताया। क्लियर। फिर दक्षिणी गौड़ियन। तो आपको पता है भारत के नक्शे में नीचे की तरफ जो है, नीचे से थोड़ा सा ऊपर, यानी दक्षिण भारत का पार्ट कौन सा है? महाराष्ट्र, यानी मराठा जो है, या मराठी या महाराष्ट्री जो है, तो ये दक्षिणी गौड़ियन में आती है मराठी। ठीक, क्लियर हो गया।
मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भारत के मैप को ध्यान में रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कौन पूर्वी गौड़ियन में आएगा। तो एक बार सोचिए विचारिए, पूर्वी गौड़ियन में कौन कौन सा आएगा? पूर्वी हिंदी, हाँ, बंगला, असमिया, उड़िया, ठीक। फिर पश्चिमी गौड़ियन में कौन कर आएगा? पश्चिमी हिंदी आपका आ जाएगा, ठीक है। राजस्थानी आ जाएगा, गुजराती आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है सिंधी और पंजाबी भी आ जाएंगे, क्योंकि ये भी पश्चिम में ही है, ठीक। फिर उत्तरी गौड़ियन की बात करेंगे तो उत्तर भारत के क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा है वो उत्तरी गौड़ियन। इसमें गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी, क्लियर। अब आगे चलते हैं दक्षिणी गौड़ियन। तो दक्षिण भारत में जो मराठी बोली जाती है वो दक्षिणी गौड़ियन में ही आती है। फिर अगले विद्वान है सुनीत कुमार चटर्जी जी। तो सुनीत कुमार के एक बार पूछा भी गया है कि जो है पश्चिमी हिंदी को सुनीत कुमार चटर्जी ने किसके तहत रखा है? उदीच्य के, प्रतीच्य के, मध्यदेशी के, प्राच्य के, ऐसे करके पूछा था नेट में। पहले इस तरह का इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अब धीरे धीरे पेपर का नेचर जो है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, पेपर का नेचर चेंज कर रहा है, तो जानना पड़ेगा। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी जी ने जो है उदीच्य के अंतर्गत सिंधी को, ठीक है, लहदा को और पंजाबी को। उदीच्य जानते किसको कहते हैं? उदीच्य जो आपका पश्चिम दिशा है उसको उदीच्य कहा जाता है संस्कृत में। तो उदीच्य यानी पश्चिम की तरफ कौन कौन है? सिंध है, पंजाब है ना, तो सिंधी, लहदा, पंजाबी, उदीच्य हो गया, ठीक है। उदीच्य जो है ये हो गया। उसके बाद उदीच्य जो है ये पश्चिम नहीं होगा, पर हाँ उदीच्य क्या होगा? प्राच्य पूरब होता है। सुनिए, प्राच्य पूरब होता है, प्रतीच्य पश्चिम होता है, ठीक है। और उदीच्य ये जो है पश्चिमोत्तर करके होता है, ठीक है। पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम और उत्तर के बीच का, ठीक है। तो उदीच्य में आप देखेंगे पंजाब कहाँ है? थोड़ा सा पश्चिम और उत्तर के उस कोने पे है ना, तो इसलिए पश्चिमोत्तर यानी उदीच्य, सिंधी, लहदा, पंजाबी। प्रतीच्य यानी पश्चिम की तरफ, प्रतीच्य राजस्थानी, गुजराती। राजस्थान और गुजरात को देखिए जस्ट पश्चिम की तरफ है ना भारत के मैप में, तो प्रतीच्य यानी राजस्थानी, गुजराती। मध्यदेशी यानी बीचों बीच, देश के मध्य में जो स्थित है वो मध्य देशी, तो इसमें पश्चिमी हिंदी। आप देखेंगे जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जिसमें कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती है, आप वहाँ देखेंगे ब्रज भाषा बोली जाती है ना, बुंदेली। तो बुंदेलखंड वगैरह ये सब क्या है? पश्चिम का एरिया ना, ठीक है। कुछ मध्य प्रदेश, कुछ उत्तर प्रदेश का पोर्शन आ जाएगा। मध्यदेशी यानी पश्चिमी हिंदी। फिर प्राच्य का मतलब पूर्व, प्राच्य का मतलब पूर्व दिशा में, तो पूर्वी हिंदी। बिहार कहाँ है? पूर्व में है ना, तो पूर्व में बिहारी। असमिया, बंगला, उड़िया, बंगाल भी पूर्व में है ना, उससे और पूर्व में चले जाएंगे वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल का ही तो पोर्शन था पश्चिम बंगाल, जो बंगाल का ही पोर्शन पश्चिम बंगाल, उसी को बंगाल कहा जाता है, ठीक है। और उसके नीचे बांग्लादेश आ जाता है। तो पश्चिम असम भी उसी साइड में है, ठीक है। उड़ीसा भी उसी साइड में है ना। तो ये पूर्वी, प्राच्य मतलब पूर्वी, तो पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, बंगला, उड़िया, क्लियर। आगे चलते हैं। दक्षिणात्य माने दक्षिण की तरफ, तो ये कांस्टेंट है। देखिए यहाँ भी मराठी, दक्षिण, यहाँ भी इसमें कोई शंका? यहाँ तो नो चेंजिंग है ना, यहाँ नो चेंजिंग है। प्रतीच्य में थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं धीरेन्द्र वर्मा महोदय, ये केवल गुजरात को ही प्रतीच्य मानते हैं, गुजराती को ही प्रतीच्य मानते हैं, और उसके बाद राजस्थानी को वो मध्यदेशी में ले जाके कर देते हैं। बाकी मराठी सेम है, स्थिति मराठी सारे लोगों में सेम है। तो अगर दक्षिण मराठी आ जाए तो आंख मूंद के दक्षिणात्य कर दीजिए, ठीक है। दक्षिणात्य या दक्षिणी गौड़ियन यानी दक्षिण शब्द अगर आ जाए तो पक्का मानो कौन? मराठी या महाराष्ट्री। मराठी ना लिख के महाराष्ट्री लिख दे, तभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर।
समझने की कोशिश करिए। अब देखिए मामला आगे क्या है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने जो है उदीच्य के तहत सिंधी लहदा और पंजाबी को माना है। सिंधी लहदा पंजाबी नो चेंज, चाहे वो इनके अनुसार पूछे, सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार पूछे, और चाहे वो धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार पूछे, तो दोनों लोग उदीच्य को वही माने हैं, सेम है। प्रतीच्य में थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। प्रतीच्य के तहत जो है ये केवल जो है गुजराती को रख रहे हैं, जबकि सुनीत कुमार चटर्जी गुजराती राजस्थानी को रख रहे हैं। देखिए पूछ सकता है कि धीरेन्द्र वर्मा जी गुजराती को किसके तहत मानते हैं, तो प्रतीच्य के। सुनीत कुमार चटर्जी गुजराती को किसके तहत मानते हैं, प्रतीच्य के तहत। राजस्थानी को धीरेन्द्र वर्मा किसके तहत मानते हैं, तो मध्यदेशी के तहत। और सुनीत कुमार चटर्जी किसके तहत मानते हैं, प्रतीच्य के तहत। ठीक, क्लियर। आगे देखिए अब मध्यदेशी के तहत। अब मध्यदेशी में जो है इन्होंने क्या किया है कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी और बिहारी, यानी पूर्वी हिंदी और बिहारी को जो है उन्होंने रख दिया, यानी ये जो प्राच्य वाला था उस प्राच्य वाले में पूर्वी हिंदी को ले आके मध्यदेशी में शिफ्ट कर देते हैं, और बिहारी को भी शिफ्ट कर देते हैं। बंगला, उड़िया, असमिया, इसको क्या करते हैं, प्राच्य का पेवर मान लेते हैं, कहते हैं पूरी तरह से पूरब में है, पूरी तरह से पूरब में है, और इसीलिए बंगला, उड़िया, असमिया प्राच्य है। बाकी जो ये केवल पश्चिमी हिंदी मानते हैं, बाकी उन दोनों को, किसको, पश्चिमी हिंदी के अलावा बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी को लाके मध्यदेशी में शिफ्ट कर देते हैं, और एक साथ इससे से एक निकाल के इसमें कर देते हैं। क्लियर। तो जो है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा मध्यदेशी के तहत किसको मानते हैं, देश के मध्य भाग में पश्चिमी हिंदी को, और उसी में पश्चिमी के साथ साथ राजस्थानी और पूर्वी हिंदी और बिहारी को भी ला देते हैं। बिहारी को पूरा पूरब न मान करके आधा बिहार पूरब में आधा मध्य, तो उसको मिक्सअप करके मध्यदेशी कर देते हैं। बढ़िया ना, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। भाषा विज्ञान का सबसे टिपिकल पोर्शन ये है। अगर इस चीज़ें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। एक आध क्वेश्चन यहाँ से आता है और अच्छे लोग नहीं सही कर पाते, ठीक है। तो चूँकि रटते हैं, केवल रटने से काम नहीं चलेगा, आपको जानना पड़ेगा ना मध्य भारत में कौन कौन स्टेट आता है, पूरब में कौन आता है, पश्चिम में कौन आता है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। प्राच्य के तहत उड़िया, असमिया और बंगला, ठीक है। प्राच्य यानी पूरी तरह से पूरब, उड़िया, असमिया, बंगला, और दक्षिणात्य में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं भोलानाथ तिवारी जी का वर्गीकरण। भोलानाथ तिवारी जी का वर्गीकरण कल मैंने जो बताया था, उन्होंने जो अपभ्रंश का वो बात किया है, तो कल एक प्रश्न उन्होंने संतोष जी ने उठाया कि सर जो है क्या कहते हैं कि पंजाबी को वो ब्रैकेट के अंतर्गत कुछ विद्वानों ने रखा और आयोग ने पूछा भी है। तो देखिए भोलानाथ तिवारी ने जो आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया, वहाँ किसका वर्गीकरण किया था, वहाँ अपभ्रंश का वर्गीकरण किया था। तो अपभ्रंश में तो उन्होंने उसमें डाला है, लेकिन जब जब वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण करते हैं, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण करते समय वो क्या कर देते हैं, ब्राचट और पैसाची को मिक्सअप कर देते हैं। देखिए ब्राचट, पैसाची, और वो कहते हैं लहदा, पंजाबी, सिंधी, पश्चिमी हिंदी। यही प्रश्न पूछ लिया गया था कि पंजाबी इसमें किसके तहत है, तो उसमें ब्राचट पैसाची दोनों ना दे करके केवल क्या दे दिया था, ब्राचट। ठीक है, एक विकल्प उसमें देना चाहिए था ब्राचट पैसाची, लेकिन उसने क्या किया है, एक तो विकल्प ब्राचट दे दिया, एक पैसाची दे दिया, और एक दे दिया सौर सैनी, दूसरा मागधी वगैरह दिया रहा होगा इस तरीके से। तो अब आप जानेंगे ब्राचट शैली पैसाची के अंदर लहदा, पंजाबी, सिंधी, ठीक है, और पश्चिमी हिंदी इसको मानते हैं। सौर सैनी यानी जो मध्यवर्ती, सौर सैनी यानी जो
सूरसेन क्षेत्र में बोली जाती है, क्योंकि अंग मगध काशी कौशल बज्जिमल्ल चेरी 16 महाजनपद थे, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो मध्य भारत में बोली जाने वाली, उसमें जो है मध्यवर्ती या सौरसैनी कहा, इसके अंतर्गत 3 को माना है, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी को बीच में कर दिया, खास वाला अलग से नहीं किया, बल्कि इसी में जोड़ दिया है, ठीक। अब देखिए अर्धमागधी तहत कि इसको मध्य पूर्वी यानी पूरब और मध्य के बीच का तो पूर्वी हिंदी, क्योंकि आप जानते हैं जो पूर्वी हिंदी है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये पूरब में भी है और मध्य में भी है, ठीक है। यानी जो उत्तर प्रदेश हमारा है कुछ पूरब में पड़ता है और कुछ मिडिल इंडिया में पड़ता है, मध्य भारत में पड़ता है ना। ऐसे है उत्तर प्रदेश का नक्शा, ऐसे करके ऐसे करके है। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है पश्चिमी भारत, जिसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहते हैं, वो मध्य भारत में पड़ जाता है। और जो पूर्वांचल वाला एरिया है, जैसे गोरखपुर हो गया, देवरिया हो गया, ये सारी स्टेट किसके तहत आ जाते हैं, वो पूरब की तरफ। तो इसीलिए देखिए बढ़िया जो है अर्धमागधी को मध्य पूर्व कर दिया और पूर्वी हिंदी कर दिया। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है, अवध से ही शुरू हो जाती है, लखनऊ से ही शुरू हो जाती है और जाके बलिया में खत्म होती है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया ही तो है ना। हाँ, सबसे पश्चिमी जिला सहारनपुर है। नक्शा से जरा देखा करिए आप लोग, ठीक है, एकदम देखो ऐसे सहारनपुर है इन नोक पे, वहीं आप पूछी पकाव है, बलिया है एकदम पूरब में, एकदम किनारे, ऐसे तो है नक्शा ना। तो देखिए अर्धमागधी यानी मध्य पूर्वी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, तो यानी अवध प्रांत यानी लखनऊ से ही शुरू हो जाती है अवधी, ठीक है। और बघेलगढ़ खंड में बघेली और उसके बाद छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ चूँकि मध्य प्रदेश का पोर्शन काट के बना हुआ है, तो वो भी मध्य का विभाग है, मध्य प्रदेश वैसे ही मध्य में है, इसलिए मध्य प्रदेश का नाम भी पड़ा। तो फिलहाल अर्धमागधी यानी मध्य पूर्वी। अब मागधी यानी जो पूरी तरह पूरब में हो, पूर्वी है, बिहारी को बोले बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, सीधे हम पूरब चले गए, ठीक है। मैप में जानते हैं ना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का कहाँ होता है, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ठीक है, और ये होता है पश्चिम और ये होता है पूर्व। तो बंगाल यहाँ पे है ना, तो देखिए बिहार भी यही है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, ये सब कहाँ है, पूरब पे है। हमारे उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, कुछ मध्य में पड़ रहा है, कुछ पूर्व में पड़ रहा है ना। बाकी पंजाब यहाँ है, आप जान ही रहे हो, ठीक है। उत्तराखंड इसके जस्ट ऊपर है, इधर नेपाल वपाल सब, इधर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ जो है महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र दक्षिण में आ गया, क्लियर हो गया होगा ना। तो महाराष्ट्र महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी लिखा, क्लियर। तो ये आपका जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण था, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक, अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।